कल के क्वेश्चन आए होंगे हिमांशु भाई, जरा बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, औद्योगिक उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया। कौन कौन से चेंजेस हुए औद्योगिक पूंजीवाद के दौर में? पहला है कृषि का व्यवसायीकरण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और व्यापक इंफ्रा निर्माण पर बल। इन तीन ही बिंदुओं पर हमने लास्ट क्लास में बात की होगी, है ना। ये तीन बिंदु रहे थे औद्योगिक उपनिवेशवाद के चरण में। भारत की अर्थव्यवस्था को चेंज करने में इन तीन बिंदुओं का पूरा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी हो गया। अब ये कारण और क्या कहते हैं इसको, कथन और कारण वाला है। औद्योगिक पूंजीवाद ने भारत में गरीबी व बेरोजगारी बढ़ाने में प्रेरणा दी। मतलब औद्योगिक पूंजीवाद ने भारत में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाया। इसका रीजनिंग बताया जा रहा है कि भारत में इस समय हस्तशिल्प उद्योग के पतन से बेरोजगारों का कृषि में अधिभार बढ़ा। यही कारण है ना, यही बताया था। घर जाके देखा होगा तो याद आ रहा होगा। बताया था ना कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी कैसे हो रही थी। बेरोजगारी कैसे हो रही थी? पहले तो उनके हस्तशिल्प उद्योगों का हुआ पतन, अब उनका काम छिन गया तो वो लोग जाएंगे कहाँ? एग्रीकल्चर में जाएंगे, और एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बर्डन है तो यहाँ पर ओवर बर्डन हो जाएगा। उसकी वजह से बेरोजगारी होगी। बताया था ना कौन सी बेरोजगारी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको। और बेरोजगारी होगी तो गरीबी अपने आप हो जाएगी बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव जैसा अगर कुछ दिख रहा है तो बताओ। इन चार बिंदुओं में से कोई हो सकता है, एक जो बन सकता है। पहला है, उन्हीं फसलों को महत्व मिला जिनकी मांग ब्रिटेन में थी। तो ये तो खराब हो गया ना। केवल उन्हीं वस्तुओं की उन्हीं फसलों की उत्पादन किया गया जिनकी डिमांड वहाँ थी, तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अधिसंख्य भारतीय किसानों पर थोपी गई व्यवस्था थी, ये भी नेगेटिव हो रहा है। मोटे अनाज की खेती दुष्प्रभावित, उससे भूखमरी और अकाल की समस्या आई, ये भी गलत। भारतीय कृषि का मौद्रीकरण हुआ, ये थोड़ा सकारात्मक दिख रहा है कि अभी तक क्या चलता था भारत में? बार्टर सिस्टम चलता था। अब ये क्या हो गया हमारा? हाँ, हर चीज़ अब रुपये में खरीदी बेची जा सकती थी, मतलब मौद्रीकरण हो गया हमारी एग्रीकल्चर का। व्यवगत सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का विलय किया गया था? सतारा, ठीक है। कुशासन के तहत 1856 में अवध के किस राजा के को पदच्युत किया गया था? मतलब कौन से राजा? हाँ, वाजिद अली शाह। सादत खान कौन थे? इसने क्या किया था? अवध को सबसे पहले अलग किया था ना। फिर शुजाउद्दौला कब था? बक्सर के युद्ध में कौन था अवध से जो लड़ रहा था? तो ये याद नहीं किया आपने। कहाँ पर छोड़ा था मैंने? आज क्या है? सामाजिक नीतियाँ। हिमांशु भाई, सामाजिक नीतियाँ देखनी है आज। क्या चल रहा है हमारा? उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण। आज ये पूरा निपट जाएगा। उपनिवेशवाद इसका द्वितीय चरण चल रहा है कि इसका समय क्या था? 1813 से 57। इस बीच होने वाले हम देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तनों को। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहे हैं? व्यापक समाज सुधार पर बल। व्यापक समाज सुधारों पर बल। व्यापक समाज सुधारों को यहाँ पर बल दिया जाता है। जैसे
समाज सुधार हेतु यहाँ कानून बनाए जाएंगे कुछ। और दूसरा, समाज सुधार के लिए जो कार्य किया जाएगा वो अंग्रेजी शिक्षा पे, अंग्रेजी शिक्षा पर बल। यहाँ पर लॉर्ड मैकाले वगैरह की भूमिका थोड़ा समझनी होगी। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण चल रहा है 1813 से 57 तक। अरे भाई साहब, ये है ना सेकेंड फेज का क्या चला हमारा, उपनिवेशवाद, ठीक है। इसकी सेंट्रल थीम क्या बताई थी मैंने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस काल में भारत को गुलाम कैसे बनाया जा रहा है, भारत को विनिर्मित माल का क्या बनाया जा रहा है, आयातक। जो ब्रिटेन में क्या हो रहा है, देखो ब्रिटेन में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ना, तो वहाँ पे क्या हो रही है, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनको क्या चाहिए, मार्केट। तो मार्केट के रूप में यूज किया जा रहा है भारत का। और इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा, इंडिया से। ओके, मैंने आपको जब ट्रेन पढ़ाई थी, रेलवे का फॉर्मेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि कच्चे माल को ब्रिटेन पहुँचाना था, और जो ब्रिटेन में रेडी माल है उसको भारत के गाँव-गाँव तक पहुँचाना था, है ना। तो उसी नीति से हमारे सामाजिक ढांचा भी रेडी किया जा रहा है द्वितीय चरण में, ठीक। तो उसमें लिखा है मैंने, देखो, सामाजिक परिवर्तन में व्यापक समाज सुधारों पर बल, ठीक। जबकि आपने जब फर्स्ट चरण का उपनिवेशवाद देखा था, वहाँ पर समाज सुधार पर उन्होंने क्या काम किया था, छेड़ा नहीं था बिल्कुल भी। जैसे समाज चल रहा उसी ढर्रे पर बने रहे। वहाँ मैंने आपको बताया था ना, ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद। ऐसा माना गया कि वही लोग भारत में सफल अधिकारी हो सकते हैं जो भारतीय संस्कृति और यहाँ के समाज को समझेंगे, या यहाँ की संस्कृति को जो एडप्ट कर सकते हैं, ये बताया था। लेकिन यहाँ देखो, अब व्यापक चेंजेस हो जाएंगे। अब ये समाज सुधार के लिए कानून बनाना शुरू कर देंगे। अब इन कानूनों में देखो, सबसे पहले 1829 में सती प्रथा उन्मूलन, ये एक्ट बना दिया ना, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम बना दिया ये पहला। फिर देखो 1830 के दशक में वो जो हमारी छोटे बच्चे होते थे ना, उनको मार देते थे, क्या कहते, बाल हत्या रोकथाम अधिनियम, बाल हत्या रोकथाम अधिनियम। यस, ये देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत ही तो पढ़ रहे हैं, अमेरिका तो ना पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, देखो मैं अभी आऊँगा ना, अभी 1813 के चार्टर पर आऊँगा। जो हाथ आ गया यार उनके। ये फिर आपकी जो सोच है वो वाली, क्या कहते हैं इसको, नारीवादी। हाँ, लड़कियां ही क्यों, देवी के रूप में लड़की ही पूजा क्यों है, क्या एक तर्क है इनके, इस पाएंगे कभी। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन, 1830 के दशक में बाल हत्या रोकथाम, और ये 1833 के चार्टर में एक बात आती थी ना कि दास प्रथा का उन्मूलन करना है, उसका उन्मूलन 1843 में होगा था, दास प्रथा उन्मूलन। फिर हम देखते हैं लास्ट में वो विधवा पुनर्विवाह, विडो रीअरेंज, ये क्या था, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी पहले भी, एग्जाम में कभी डायरेक्ट फैक्ट आता है इधर से, तो इसलिए लिखवा दिया मैंने। अब बस ये मैंने बोला ना, हमारी स्टडी का मेथड क्या है, फैक्ट केवल एग्जाम्पल की तरह यूज होंगे। देखो ये एग्जाम्पल हो गई, ये जो चार मैंने एग्जाम्पल बताई, एग्जाम्पल है किस चीज़ के, हिमांशु भाई? हमारे समाज के बारे में क्या है? देखो, द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद के क्रम में सामाजिक नीतियाँ कैसे प्रभावित हो रही हैं, उन नीतियों को प्रभावित करने के लिए अंग्रेजों ने व्यापक समाज सुधार पर बल दिया है, और इन समाज सुधारों के लिए उन्होंने कुछ एक्ट बनाए जो आपके सामने लिख दिए। हाँ, अब एक सेंटिमेंट फैला रहे ना, आपको अभी बताऊंगा मैं। 1813 के चार्टर में व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी आती है। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब है श्वेत अधिभार,
जितने भी उपनिवेश हैं वो सारे के सारे क्या हैं, असभ्य हैं। उनको सभ्य बनाने का जिम्मेदारी किसका होता, मातृ देश का। ठीक है, तो इसके लिए 1813 के चार्टर में हम देखते हैं वो धर्म प्रचार के लिए उनको अलाउ कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, धर्मांतरण के लिए। इंडियन को वो चेंज कर रहे हैं क्रिश्चियन। यस, ईसाईकरण हो रहा है ना, क्रिश्चियनिटी का पोलिफ्रेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी हम इसी टाइम पे देखते हैं। फिर 1 लाख रुपए अंग्रेजी शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा में शिक्षा को बढ़ाने के लिए देते हैं। वो शिक्षा के लिए नहीं था, वो इसी के लिए था, ताकि लोग इंग्लिश सीखें, क्रिश्चियनिटी को अडेप्ट करें। इनडायरेक्टली राज कर रहे थे। हाँ, तो ये हो गया पहला। अब अंग्रेजी शिक्षा की ओर चलते हैं। इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, तो आपके सामने लिख दिए। अब अंग्रेजी शिक्षा पर बल का क्या है, 1833 के चार्टर में अगर आपने देखा है, वहाँ पर कुछ प्रावधान आए थे। जो सबसे पहले क्या था उसमें, ये गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, उसकी पावर को क्या कर दिया था, मजबूत बनाया। अभी तक 3 सदस्य होते थे उसकी काउंसिल में, 1 सदस्य और बढ़ा दिया विधि सदस्य के रूप में, लॉर्ड मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले के आने से कुछ व्यापक परिवर्तन हमको दिखाई देंगे। यहाँ पे इसका लिंक बनाने के लिए पहले एक चीज़ और देखो, 1813 में क्या होता है, बंगाल लोक शिक्षा समिति का गठन होता है। इसके बारे में देखो थोड़ा, 1813 में बंगाल लोक शिक्षा समिति। अब इस लोक शिक्षा समिति का महत्व क्या है, ये क्यों बनाई गई थी, ध्यान से देखना। जो मैं आपको बता रहा था अभी कि 1813 के चार्टर के व्यापक प्रभाव हैं। अगर आपको ध्यान है, मैंने द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद को स्टार्ट कहाँ से किया है, देखो क्या समय लिखा है, 1813, मतलब 1813 का चार्टर। देखो उसी को मैं बेंचमार्क बना रहा हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले। अब मैं सामाजिक नीति भी उठा रहा हूँ तो पहले 1813 से उठा रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, बंगाल लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक, ये इसलिए किया गया है ताकि भारत में, अब देखो ना मैंने सामाजिक परिवर्तन में क्या लिखा है, व्यापक समाज सुधारों पर बल। तो व्यापक, यहाँ पर जानबूझ के ये एंट्री करेंगे शिक्षा पद्धति पे, कि भारत में अभी तक जो शिक्षा दी जा रही है वो है कैसी, धार्मिक शिक्षा है। उस धार्मिक शिक्षा से आत्मा का विकास तो हो रहा हमको नहीं पता, लेकिन वो टेक्निकल हैंड नहीं बन पा रहा है कोई भी व्यक्ति, है ना। उनको क्या चाहिए था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आदमी आगे बढ़े, और साइंस और टेक्नोलॉजी का गढ़ कहाँ था, ब्रिटेन में था। हाँ, कुछ विकास हो रहे थे, सती प्रथा हो गई। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, इसलिए क्यों हो रहे थे? सुनो। एक होती है मधुमक्खी, एक होती है मक्खी। मधुमक्खी कहाँ बैठती है, फूलों में। फूल में, और मक्खी कहाँ बैठती है, मक्खी गंदगी। गंदगी में। तो हम मक्खी बने या मधुमक्खी बने, तो मैं इंसान बनना चाहिए। हाँ, तो अच्छी जगह बैठो ना, हर चीज़ में गलतियाँ होंगी। तुमको यही क्यों दिख रहा है, सती प्रथा है ये। लेकिन हाँ, ये तो ये जात प्रथा इन पर आएंगे ना कभी अलग से, ये बहुत गहरी चीज़ें हैं। क्या रोकथाम, बाप रे, सबको मार रहे हैं, तो धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं। बाद में मारने से तो पहले बढ़िया ही है, पहले घोंट दो बल गलाएं। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, बंगाल लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार ने। क्यों किया गया है, ताकि भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसका सेंटिमेंट चेंज किया जा सके। सेंटिमेंट का मतलब केवल जो शिक्षा दी जा रही है वो धार्मिक ना हो, वो कैसे हो, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित हो। ठीक है, अब शुरुआती फेज में बंगाल लोक शिक्षा समिति पर जो आधिपत्य था वो पाश्चात्यवादियों का था। हमने पढ़ा था ना, प्राच्यवादी, ओरिएंटलिज्म, पूरा जुड़ी हुई हैं चीज़ें। इसके जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था ना, प्राच्यवाद नहीं पढ़ा था क्या, ओरिएंटलिज्म। ये इसमें प्राच्यवाद वर्सेस पाश्चात्यवाद को थोड़ा समझना होता है। प्राच्यवादी क्या चाहते थे, हाँ, उसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा को आगे ले जाएं। ठीक, लेकिन उसके बाद देखो पाश्चात्यवादी आएंगे, या उत्तराखंड इसके बाद होगी, अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है। यस यस यस, यू कैन।
अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ओके। तो अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, इसके लिए क्या था, 1813 के चार्टर में बंगाल लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। इस लोक शिक्षा समिति में प्राच्यवाद वर्सेस पाश्चात्यवाद, इन दोनों का विवाद हमको समझ में आता है। भाई साहब, प्राच्यवाद क्या था? ओरिएंटलिज्म कहते थे ना, क्या था ओरिएंटलिज्म? बताओ जरा, ओरिएंटलिज्म याद करना जरा, बता रही हो। ओरिएंटलिज्म क्या था? हाँ, याद कम किया है। ट्रांसलेशन करना, ये इसकी टेंडेंसी रही थी एक ना। इसमें होता क्या था, भारत में वही ब्रिटिश अधिकारी सफल माना जाएगा जो भारतीय ज्ञान विज्ञान और यहाँ की जो परंपरा थी, यहाँ की रूढ़ियाँ थी, इसको समझ पाता। उसी क्रम में हम देखते हैं सारे हमारे ट्रांसलेशन होते हैं ना सारे ग्रंथों के, तो वो सारे इसी का था। तो जो प्राच्यवादी थे उनका मानना था कि जो शिक्षा हो उसका जो मॉडल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंडियन, समझ रहे हो। और जबकि पाश्चात्यवादी कौन होंगे, जो ब्रिटेन के पक्षधर होंगे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर, है ना। तो प्राच्यवादियों, शुरुआत में जो प्राच्यवादी थे इनकी ताकत ज़्यादा रही। तो 1833 के चार्टर से पहले पहले भारतीय शिक्षा का जो आधार था, देखो किसमें, बंगाल लोक शिक्षा समिति में, इसका आधार पूरा क्या बना था, भारतीय शिक्षा ही बनी रही। इनमें जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान, क्या कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी चाहिए, इसने जो बल पकड़ा वो 1833 के चार्टर से आगे को हम देखते हैं, ठीक। इस चार्टर के बाद क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक चौथे विधि सदस्य के रूप में कौन आता है यहाँ, मैकाले। और लॉर्ड मैकाले की जो भूमिका है, वो भूमिका क्या करेगी, भारत की जो शिक्षा पद्धति है जो अभी तक प्राच्यवादी थी, प्राच्यवादी से पाश्चात्यवादी बना देंगे इसको। पाश्चात्यवादी मतलब भारत की, अब इसमें दो विवाद आएंगे, शिक्षा का, भारतीय शिक्षा, जो भारत में शिक्षा दी जानी है इसका आधार क्या होगा, और दूसरा इसका माध्यम क्या होगा। इन दो बिंदुओं पर शुरुआत से ही विवाद रहेगा 1833 के चार्टर से आगे को। आधार में तो फिक्स था, इस पर कोई विवाद नहीं था दोनों का। आधार मतलब शिक्षा कैसी देनी चाहिए, शिक्षा थी कैसी, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान पर आधारित। तो शिक्षा के आधार पर तो इन दोनों में कोई विवाद नहीं देखते हैं, लेकिन माध्यम में विवाद था, क्योंकि जो प्राच्यवादी थे उनका मानना क्या है कि भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना। उनकी विचारधारा वही है ना, ओरिएंटलिस्ट, उनको भारतीय भाषा में ही क्या देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी। जबकि पाश्चात्यवादियों की विचारधारा क्या है कि हमको क्या करना है, इंग्लिश, आधुनिक शिक्षा पद्धति देनी है। फिर इसका दोहरा उद्देश्य भी था, मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था अगर ध्यान है। हमको एक ऐसा वर्ग पैदा करना था जो दिखने का केवल क्या हो, भारतीय हो, लेकिन अंदर से वो कैसा होगा, पूरा ब्रिटिश। हाँ, क्योंकि द्वितीय चरण का क्या चल रहा है, उपनिवेशवाद। द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में क्या करना है इन्होंने, भारत को विनिर्मित माल का आयातक बनाना है। यहाँ प्रोडक्ट खरीदने हैं ना हमने, तो हमारे दिमाग को ऐसा डेवलप करना है कि हम लोग क्या करें, डिमांड करें पश्चिमी वस्तुओं का। अब एक चीज़ आज भी तो है ना, आज की डेट में देखो, अगर कोई आदमी इंग्लिश बोल रहा है तो वो धोती कुर्ते में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। वो ब्रांडेड पहनेगा तब और मजा आएगा। और ब्रांडेड कपड़े कहाँ बनेंगे, यूरोप में। तो आज भी वही रूल चल रहा है। देखो ये द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद था, इसने ऐसे भारतीय शिक्षा को ट्रैप किया। देखो फिर यहाँ पर हम देखते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, विप्रवेशन का सिद्धांत, शायद हिंदी उसका टर्म मैं भूल रहा हूँ, आप घर जाके देखना। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में ये होता है कि हम, जैसे आप लोग बैठे हो, आप में से 2-3 जनों को मैं उठाऊंगा जो ब्रिलियंट हैं, ठीक, तुमको मैं अंग्रेजी शिक्षा में कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, फिर आपको मैं मार्केट में छोड़ दूंगा, आपने सबको सिखाना है। फिर दैट इज़ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा था उसको प्रचार करने का पूरा प्रयास किया था। ये इतना बहुत है, इससे ज़्यादा फिर ठीक नहीं रहेगा। ये समझ में आया आपको? कुछ लिखवाना है इसमें, लिखवाना क्या है इतना? हाँ भाई साहब, क्या किया इसमें, दिखाओ जरा। ये छाप लिया, पाश्चात्य
थोड़ा मैं डिक्टेट कर देता हूँ इसमें, पाश्चात्यवाद वाले में लिखना, एक पैराग्राफ में लिखेंगे बस फटाफट। भारतीय शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण, हेडिंग करके डालना, भारतीय शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या हुआ, सही नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं? अच्छा, ये चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी पहले, पहली बार पढ़ रहे हो? अच्छा, आपने इससे पहले कोचिंग की, आपने किया है कोचिंग? नहीं, पहली बार आ रही कोचिंग? अच्छा, तब तो बढ़िया है ना, सफ़ेद पन्ने में ज़्यादा अच्छा रहता लिखना, तो समझाना आसान रहेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, आपकी हेडिंग उतार ली आपने? हेडिंग क्या लिखी आपने? अच्छा, लिखा ही नहीं है। आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी है इंग्लिश है? हिंदी है, तो मैंने हिंदी में ही बोला यार, भारतीय शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण, बस ये बोला था। अब इसमें थोड़ा मैं डिक्टेट करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी चीज़ समझाई थी इसको समेट देंगे पूरा। 1813 के चार्टर में, 1813 के चार्टर में, 1813 के चार्टर में बंगाल लोक शिक्षा समिति के गठन के पश्चात, बंगाल लोक शिक्षा समिति के गठन के पश्चात प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दो अलग अलग टर्म हैं, वादी और पाश्चात्यवादी दोनों में शिक्षा के आधार को लेकर एक सामान्य मतभेद देखा गया। देखा, दोनों में सामान्य मतभेद देखा गया। अरे भाई साहब, क्या हो गया, कहाँ हो? अच्छा भाई, बहुत स्पीड है यार तुम्हारी। जो आगे 1833 के चार्टर तक विवादित रहती है। अब इस समस्या का समाधान, पैराग्राफ चेंज करके, अब इस समस्या का समाधान 1833 में लॉर्ड मैकाले के 1833 में लॉर्ड मैकाले के विधि सदस्य के रूप में आने से देखी गई। समस्या का समाधान किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। फिर हम देखते हैं ना 1837 में वो बनता है क्या, मैकाले कोड। मैकाले कोड में क्या था, आपने पढ़ा है मैकाले कोड? परसों लिखवाया भी होगा मैंने लास्ट। भाई साहब, लास्ट में मैकाले कोड के बारे में कुछ जानकारी आपको कोई जानकारी है? मैकाले कोड, लॉर्ड मैकाले का नाम सुना तो होगा, है ना? अंग्रेज के बच्चे आज इसी के नाम से बोलते हैं, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे वाले, यही चोट तो है वो। तो आपको ये बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? नए जो आए थे भाई आप, चार्टर एक्ट तो अभी आया नहीं, मैं आऊँगा अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ। हेडिंग देखो ना, हेडिंग पर ध्यान गया आपका कि क्या लिखा है मैंने? उपनिवेशवाद के टर्म को आप समझते हैं?
इनफॉर्मली जिसे गुलाम बनाना कहते हैं शॉर्टकट में। टेक्निकली इसका मीनिंग दूसरा हो जाता है, हम उसको बाद में समझेंगे। मतलब गुलाम बनाने के 3 चरण थे इंडिया में, समझ रहे हो। अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया ना, तो अलग अलग समय पर 3 मेथड अपनाए। अभी सेकंड मेथड में हम आ गए हैं, और अलग अलग टर्म में। हाँ, जैसे आज की कंपनियां कर रही हैं, विदेशी कंपनियां इनडायरेक्टली गुलाम बना यस। क्रोनिक आजकल इसका टूल्स इन्होंने क्या बना रखा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद कहते हैं इसको। उस पर हम बाद में आएंगे। ये क्लास हो जाती है ना फिर हम पर, कोई बात नहीं, तुमने ही थोड़ा पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो उपनिवेशवाद क्या करता है, उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य होता है किसी देश के आर्थिक संसाधनों को अपने पक्ष में करना। ओके, किसी भी देश के आर्थिक जो संसाधन है उनको क्या करना है, अपने पक्ष में लेना है। और आर्थिक संसाधन अपने आप तो हमारे पास आएंगे नहीं, उसके लिए हमको अलग अलग नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी। राजनीति में अलग चेंज करना पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्था को अलग अलग तरीके से चेंज करना पड़ेगा। इसी क्रम में हम पढ़ रहे थे सामाजिक परिवर्तन। देखो, सामाजिक नीतियों को जब दूसरे चरण में अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया है, तो किन किन नीतियों को अपनाया वो समझाया था मैंने आज, ठीक। तो समाज में क्या करा, सबसे पहले व्यापक समाज सुधार पर बल दिया। प्रथम चरण में जब हम देखते हैं तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी, जैसे चल रहा है समाज वैसे चलने दिया। लेकिन यहाँ पे अब इनकी ताकत बढ़ गई थी, इनको आवश्यकता भी थी, तो इन्होंने क्या किया, समाज सुधार पर बल दिया। और समाज सुधार के बल में क्या किया, देखो, समाज सुधार के लिए कानून बनाए, और कुछ कानून आपके सामने मैंने ये लिखे। ओके, अब ये कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये डालेंगे कि आप लोग क्या हो, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स समझते हो ना, रूढ़िवादी, ठीक है। आप क्या हो, असभ्य हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ क्या है, सती प्रथा है। तुम्हारे यहाँ क्या है, बाल हत्या हो रही है। तुम्हारे यहाँ क्या हो रही है, दास प्रथा। तुम्हारे यहाँ क्या है, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता है, ठीक। ये चोटें आएंगी, इसकी वजह से क्या होगा, हम क्या सिद्ध हो जाएंगे, असभ्य। अगर आपने हिस्ट्री समझी हो, एक थ्योरी चलती है, ये हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे थे उस समय के, उनका कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन बर्डन का नाम सुना है, श्वेत अधिभार कहते हैं। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब है कि जितने भी उपनिवेश बनाए गए थे, जितने भी देश गुलाम बनाए गए थे, वो सब क्या थे, असभ्य थे। हमने आपको गुलाम नहीं बनाया, हम आपके क्या हैं, हितधारक हैं। हमारा ईश्वर ने हमको भेजा है कि तुमको क्या बनाना है, सभ्य बनाना है। और उस सभ्यता के क्रम में क्या था, पूंजीवाद, उदारवाद। हम देख रहे हैं ना आज के डेट में। पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, आपने पुनर्जागरण पढ़ा था, इटली यूरोप में पढ़ा था ना। तो पुनर्जागरण का प्रभाव हमने क्या समझा था, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद, और सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। आज हो गए ना हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। घर जाके देखना जरा, बगल वाले से हाय कहना मारेगा वो, अगल बगल। मैं तो हाय नमस्ते करता हूँ। हाँ, लोग फिर भी डाउट में रहते होंगे कि क्यों करता है, क्योंकि हमारी भी सेंटिमेंट ऐसा फैल गया है ना। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये राजनीतिक पद्धति है हमारी, यहाँ चोट करनी है ना इनमें। तो ये था अंग्रेजी शिक्षा के लिए पहला प्रयास, तो ये था जो सामाजिक यहाँ करना था। दूसरा, शिक्षा में चेंज किया था, जो हम समझ रहे थे 1813 में बंगाल लोक शिक्षा समिति वगैरह, प्राच्यवाद, पाश्चात्यवाद, ये। हाँ, इसका सॉल्यूशन हमने लिखा होगा 1833 में लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। फिर इसमें लिखना 1837 में, ये क्या किया आपने, अच्छा, इसी पैराग्राफ को आगे लिखना है। 1837 में मैकाले कोड की, 1837 में मैकाले कोड के रूप में, 1837 में मैकाले कोड के रूप में देखा गया। ये उसी की वो है क्या, कनेक्टिविटी, उसी पैराग्राफ में जा रहा होगा, देख लेंगे। अब पैराग्राफ चेंज कर देना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अब भारतीय शिक्षा का आधार, अब भारतीय शिक्षा का आधार भारतीय शिक्षा का आधार पश्चिमी ज्ञान विज्ञान व आधुनिक शिक्षा थी। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान शिक्षा का आधार आधुनिक ज्ञान विज्ञान व आधुनिक शिक्षा थी, जिस पर कोई विवाद नहीं था।
जिस पर कोई विवाद नहीं था। अब विवाद शिक्षा के माध्यम को लेकर था। अब विवाद शिक्षा के माध्यम को लेकर था। अब विवाद शिक्षा के माध्यम को लेकर था, जिसका समाधान डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ने दिया। क्या कहेंगे, विप्रवेशन का सिद्धांत कहते हैं उसको, विप्रवेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, विप्रवेशन का सिद्धांत ने दिया। विप्रवेशन के सिद्धांत ने दिया, जिसमें अब जो मैं समझा रहा हूँ ये विप्रवेशन सिद्धांत के बारे में, जिसमें कुछ सीमित भारतीय छात्रों को, पहले अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अवगत कराया जाता। फिर आगे वह इस शिक्षा को सामान्य जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता। दैट इज इनफ। इतना बहुत है इसको समझने के लिए। अब थोड़ा एक इसका इम्पैक्ट समझ लेते हैं कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, कुछ आइडिया आप लोगों से पूछता हूँ ज़रा मैं। इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा के पॉजिटिव से बताओ ज़रा, सब अपने अपने बिंदु रखो तो ज़रा भाई साहब, व्हाट अबाउट यू थिंक। इसका मतलब जो संस्कृत पढ़ता है या फिर जो हिंदी में बात करता है बेवकूफ़ हुआ फिर तुम्हारी नज़रों में, क्योंकि आप तो समझदारी का जो क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हो, बेंचमार्क आप क्या चूज कर रहे हो, अंग्रेजी शिक्षा। हाँ ठीक है, मतलब आपका ये है कि हम लोग सभ्य बन गए। कम से कम ऐसा पता लग गया कि कैसे राज कर रहे हैं। ओके, और एक मैनिपुलेशन बिना किसी को पता लगे। ठीक है, आपका क्या बिंदु रहेगा इसमें। अच्छा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पॉजिटिव्स, लाभ मिला कुछ अंग्रेजी शिक्षा का भारत को। सर मतलब अपने से कनेक्ट करके अगर देखें हम्म तो ये है कि मतलब बेसिक में तो जैसे हम हिंदी से वो पढ़े हैं, बट आगे जरूरी है पर इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि बस इंग्लिश ही रख के अपनी जो मातृ भाषा है। भूल जाएंगे। ठीक हो गया, तुम्हारा मतलब है कि दोनों मतलब जितना खाने में वो चलता नमक उतना होना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ ठीक, भाई साहब अगर आप अपना ओपिनियन देंगे इसमें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के आने से हमको क्या लाभ हुए। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप को। हाँ मैडम जी आप, नो आइडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के आने से क्या सकारात्मक लाभ हुए, एक कोई अपना विचार दीजिए। सभी दे रहे हैं, चश्मे वाले। हाँ आप। सर जैसे मतलब कोई स्टेट है जैसे तमिलनाडु या साउथ साइड की स्टेट है, वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ होता है, तो वहाँ जो मतलब बात करने के लिए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वर्तमान भारत में जो मातृभाषा के रूप में इसको स्वीकार्यता मिल गई है, ऐसा ही कह रही हो आप। ठीक है, आपका क्या बिंदु रहेगा, क्या नाम आपका, सोनी। हाँ भारतीय, हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आया ना। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा भारत में, सकारात्मक प्रभाव कुछ पड़ा है प्रभाव। हाँ वो सर ने बता दिया था, आप चोर रही हो विचार को। जैसे कम्युनिकेशन के लिए जैसे हम
कुछ विचार। अच्छा अभी नेगेटिव वाला भी तो है, तुम नेगेटिव बताओ। नेगेटिव बताना है इसका। अंग्रेजी शिक्षा का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे समाज में? नेगेटिव नहीं पढ़ता था, हम आज़ादी क्यों मांगते नेगेटिव जो पढ़ा होगा। सही बात है, बहुत आज़ादी अच्छा है, मांगी। बहुत अच्छा वो है लॉजिक। हम आज़ादी क्यों मांग रहे थे? आज़ादी क्यों कर रहे इतने comfortable थे इन चीज़ों से। बहुत अच्छा। और हत्याएं देखो एक वो हो गया ना, डिवीजन हो गया इंडिया और भारत में। कुछ लोग इंडिया कहने लगे, कुछ लोग भारत कहने लग गए। वो आज भी है ना, इंडिया दैट इज़ भारत। वो आर्टिकल 1 में क्यों लिखा गया, वो समस्या समझ गए। दूसरी समस्या हम क्या देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा का? देखो ये मैकाले शिक्षा पद्धति देख रहे हैं ना, इससे शिक्षित केवल मुट्ठी भर लोग तो हो पाएंगे, ठीक है। और उन्हीं के पास क्या होगा, पूरा एलाइट क्लास बन जाएगी। फिर वो आगे जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, क्या आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, तो उसका जब प्रथम चरण में हम आधुनिक राष्ट्रवाद देखते हैं तो उसमें भारतीय सुधार और धर्म सुधार आंदोलन देखते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह जो हम पढ़ते हैं, ये लोग क्या है, मुट्ठी भर लोग तो थे जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में समाज सुधार के लिए प्रेरित हुए। तो एक मुट्ठी भर लोग ही अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित हो पाए, उन्हीं ने अपना प्रभाव दिखाया, ठीक। जबकि जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के समय भारत का लिटरेसी रेट कितना था, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो आप बता सकते हो? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लिटरेसी रेट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? 16% मात्र, ठीक है। आज की डेट में कितने साल हो गए हमको? 76-78 साल कितने हो गए हैं, जितने भी हो गए अप्रोक्स 80 साल मान लो, तो आज भी हम 100% लिटरेसी रेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। क्योंकि ये देखो यही विचारधारा है ना, ये आज भी चोट मार रही है हम पर, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो समझ में आए पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो आप सबने सही बताया है ना, नेगेटिव हम जो नेगेटिव थे ये कुछ बिंदु ये रहेगी। ये आपका होमवर्क है, आपकी नोट्स में कल ये रेडी हो जाना चाहिए, ठीक, जिस पर हमने विचार किया था। अब हम फटाफट इसको देखेंगे, क्या छूटा था इसमें? सांस्कृतिक परिवर्तन ना। सांस्कृतिक परिवर्तन में हेडिंग डालना फटाफट, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन, इसमें उपयोगितावादी प्लस उदारवादी विचारधारा का, उदारवादी विचार, यूटेरिलिटी अजीब से है, यूटेरिलिज्म उपयोगितावाद को कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आते हैं इस पर थोड़ा। आप उदारवाद शब्द से परिचित हैं? आपका गुड नेम? यस, आदित्य। मिस्टर आदित्य, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड उदारवाद? लिबरल। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछ सकता हूँ मैं, क्या रहा है? BA अभी रनिंग परस्यूइंग, अभी मास्टर विद सब्जेक्ट जियोग्राफी, ओके। योगा। आपका क्या चल रहा है अभी? ग्रेजुएशन हो गया आपका? 12th हुआ है अभी, अच्छा। तो आपकी तैयारी का उद्देश्य क्या है? अभी तो आप बच्चे हो ना, अभी से BA करना है ना आपने। अगर ये ह्यूमैनिटीज़ आपके सब्जेक्ट रहे तब आपके लिए बहुत अच्छी क्लासें हैं। अगर साइंस वाला है तब तो आपको अलग वो हो जाएगा ना। तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ा था 12th में? नहीं पढ़ा होगा, तो तब थोड़ा अब क्लासें रोज़ करनी पड़ेंगी, तब मेरी क्लासें समझ में आती है। मेरी एक दिन की क्लास आपको कभी समझ में नहीं आएगी जब तक 10-12 क्लास आप नहीं देखोगे तब तक, क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी है ना। मैं स्पेशली यहाँ जो क्लास लेता हूँ PCS के लिए लेता हूँ, ठीक है। PCS की क्लासें हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से देहरादून जाना है, तो देहरादून चलते चलते बीच में ऋषिकेश भी आएगा,
छोटे छोटे स्टॉप आएंगे ना, अब वो आपकी मर्जी है, आपको ग्रुप सी की तैयारी करनी है नहीं करनी है ना। चलते चलते आपको वो अचीव हो ही जाएंगे अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे। ये हिस्ट्री में लग गया हमको, अभी चौथा महीना लग रहा होगा ना, चौथा पाँचवा महीना हो गया, इतना मैंने अकेले हिस्ट्री में ही लिया है। हालांकि रोज़ क्लासें होती नहीं है, वीक में 3 क्लासेस होती हैं 1-1 घंटे की। अगर 2-2 घंटे की जैसे क्लासें चलती हैं उस वे में चलती तो अभी तक ख़त्म हो जाता सिलेबस, ठीक है। तो पूरा चेन बना के रखी है मैंने, आपको 3-4 क्लासेस देखनी पड़ेंगी तब आपको समझ में आएगा। सोमवार मंगल बुध 3 दिन हिस्ट्री होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार 3 दिन ज्वाइन कीजिए, तब आप समझ पाओगे ना ये कनेक्टिविटी की कैसी चल रही चीज़ें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी थोड़ा चीज़ें चेन बना के देता हूँ मैं, ठीक। चेन बनाने का भी उसका रीज़न है ना, क्योंकि वर्तमान अगर आपने एग्ज़ाम के पैटर्न देखे हैं, पेपर देखा होगा तुमने, ग्रुप सी के लिए तो हो रहे हो ना अपीयर, किसके लिए हो रहे हो? हाँ, ग्रुप सी के लिए अपीयर हो रहे हैं ना, तो उसका पैटर्न देखना, पैटर्न कैसा आ रहा है, कैसा पैटर्न है, कुछ देखा? पैटर्न का मतलब ये है कि अकेले किसी सब्जेक्ट से नहीं आ रहा है ना, सब्जेक्टों को पोर्टफोलियो बना दे रहा है वो। एक ही प्रश्न में 3-4 सब्जेक्ट एक साथ आ जा रहे होंगे, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हमको क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी चल रहा हमारे यहाँ उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, ये तब समझ में आएगा आपको जब प्रथम चरण पूरा क्लियर होगा। ओके, यही पैटर्न पूरा तेरे दिमाग में चलता रहेगा। फिर दूसरा होता है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने की क्षमता। तो ये पूरा अप्रोच बनेगा तब तो किसी भी एग्जाम में बैठ के फिर उसको अपीयर हो जाएगा किसी के। हाँ, पार्ट्स, एग्जैक्टली। मैं बोलता है क्या हूँ, क्लास आने से पहले फिल्म बना रहा हूँ ना, तो फिल्म तभी तो ये तो उपयोगितावादी उदारवादी विचारधारा को समझना था। उदारवाद पश्चिम में उत्पन्न हुई एक विचारधारा है जिसका संबंध है पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण हम पढ़ते आ रहे हैं, रेनेसां के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते ही हैं। पढ़ा था पुनर्जागरण? हाँ, नो पढ़ा, 9th क्लास तो पढ़ के आए होंगे उस समय ध्यान नहीं दिया रहा। तो ये चीज़ें 9th की बुक में मिलती हैं जब हम फ्रांसीसी क्रांति वगैरह पढ़ते हैं, उन सब का प्रभाव। तो पुनर्जागरण के प्रभाव से, पुनर्जागरण का जो राजनीतिक फील्ड में जो प्रभाव रहा उसको हम क्या बोलते हैं, उदारवाद। ये एक ऐसी विचारधारा थी जो संवैधानिक राजतंत्र की बात करती थी। बताया था ना मैंने, संवैधानिक राजतंत्र क्या था? सीमित मताधिकार, संवैधानिक राजतंत्र, इसके कुछ मैं वो बता रहा हूँ लक्षण। सीमित मताधिकार मतलब भारत में वोटिंग राइट इक्वली कब मिला था? आज़ादी के बाद। इससे पहले वोटिंग राइट सबको थोड़ना था। हम 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कुछ महिलाओं को वोटिंग राइट देखते हैं, लेकिन वो भी वोटिंग राइट था किसको? जो एलाइट क्लास की महिलाएं थी या फिर जो बिजनेसमैन महिलाएं थी, उनको वोटिंग राइट दिया गया था, ठीक। तो ये वही विचारधारा है जो वोटिंग राइट किसी एक पर्टिकुलर एक समाज के वर्ग को ही देता था। वो वर्ग कैसा था? व्यापारिक वर्ग, बताया था ना आपको। ये पूरा वाणिज्यिक वर्ग से संबंधित पूरी विचारधारा है, तो उदारवादी विचारधारा। और उदारवादी विचारधारा में क्या होगा? आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद एक्टिव है, तो सबके दिमाग में क्या भर देना है? पूंजी पूंजी पूंजी। सब क्या करें? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, ऐसी विचारधारा बना दी उन्होंने। इसीलिए 1813 के चार्टर में हम देखते हैं कि जो भारतीय व्यापार था वो सभी के लिए ओपन कर दिया गया था। अब भारत में अलग अलग वस्तुओं का पोर्टफोलियो बन गया, जिसकी वजह से भारत में भारतीय वस्तुएं क्या नहीं कर पाई? कंपटीशन नहीं कर पाई। बताया था प्रश्न आपको, है ना। भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन क्यों हुआ था? कारण बताया था ना, क्योंकि 1813 के चार्टर में ये प्रावधान ला दिया गया कि कोई भी अंग्रेज हमारे भारत में क्या कर सकता है? वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकता है, जबकि इससे पहले मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये चीज़ हमने देखी हुई है। और उपयोगितावादी विचारधारा उदारवादी का ही अगला ही क्या कहते हैं उसको? अपडेटेड मॉडल कहते हैं इसको आज की डेट में हम। तो उपयोगितावादी का मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। क्या समझे इस चीज़ से? मोदी सरकार ने क्या कर दिया ऐसा? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो रहा है उससे। हाँ, मतलब नई नई योजनाएं लेके आ रही हैं। जैसे देश चल रहा है तो बड़ी बात नहीं, नई नई योजनाएं लेके आ रही है। कोई भी सरकार, मोदी सरकार ने, कोई भी सरकार जो सेंटर में बैठेगी उन्हें देश चलाना ही होगा।
उपयोगितावादी विचारधारा आपको समझ में आई? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस विचारधारा से जो भी डिसीजन लिए गए वो सब क्या कहलाएंगे? उपयोगिता। जेरेमी बेंथम का नाम पढ़ते हैं ना इसमें, हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बस इतना बहुत है इसमें, उपयोगितावादी और उदारवादी विचारधारा। ठीक, अब लास्ट में कुछ चार्टर हैं, हम उनको फटाफट लिखते हैं जरा। चार्टर संवैधानिक विकास लिखो, इसी क्रम में संवैधानिक विकास भी वेद है ना। अब लिखेंगे संवैधानिक विकास, इसमें चार्टर देखते हैं फटाफट। संवैधानिक विकास, देखो रूल ऑफ लॉ इंडिया में है ना, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया भारत ने? हाँ, तो ब्रिटेन में क्या है? रूल ऑफ लॉ। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लॉ। तो उन लॉ को भी तो समझना पड़ेगा, जिसे संवैधानिक विकास कहते हैं हम। भारत में संविधान की विकास की यात्रा में हम इसको देखते भी हैं। हाँ जी, हाँ, 1813 का चार्टर, 1833 और 1853, यहाँ पर जाके ये टूट जाएगा। 1833 के चार्टर में फटाफट भारत को व्यापार हेतु खोलना, खोलने से मतलब क्या है? सभी को यहाँ कर दिया अलाउ, कोई भी यहाँ भारत में व्यापार करने आ सकता था। भारत को व्यापार हेतु खोल देना, और भारत में चीन प्लस चाय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार वो बना रहेगा। ठीक है, कंपनी की मोनोपोली यहाँ पर बनी रहेगी, कंपनी का एकाधिकार। थर्ड पॉइंट इसमें बनाएंगे हम, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख की राशि आवंटित की गई, 1 लाख रुपया दिया गया ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, और धर्म क्या कहते हैं उसको? धर्म प्रचार हेतु, हाँ, धर्म प्रचार हेतु ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे अलाउ कर दिया, ईसाई मिशनरी अलाउ। तो 1813 के चार्टर में कुछ ये चीज़ें थी। इन परिवर्तनों के आधार पर हम भारत का विकास द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में देखते हैं। भारत को व्यापार हेतु खोलना मतलब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इस बिंदु पर। 33 के चार्टर में क्या हुआ था? जो एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति स्टार्ट हुई थी, कब से? रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ पर उसको पूरी ताकत मिल जाएगी, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट वही आएगा, केंद्रीकरण की पराकाष्ठा, केंद्रीकरण की पराकाष्ठा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल। इसको पहले क्या बोलते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले? तुमने तो नहीं पढ़ी आदित्य जी, आपने पढ़ाई? थोड़ा बहुत पढ़ा ना? अच्छा, अब डीप ना देखो, एक बार 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 रोने से बढ़िया एक बार रोने में फ़ायदा है ना। अगर आप अभी ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे तो 5 साल आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और तभी गारंटी नहीं कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर 1 साल तैयारी ढंग से कर दी जाए फिर दिक्कत नहीं है ना। तो ये है, और ये चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि मेरा फ्लो बन रहा है मैं तब पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें आई हुई हैं। PYQ देखते हैं ना, देखो स्टडी का 2 मेथड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमको यहाँ मतलब कितनी चीज़ें कवर करनी है, इसको ये कौन बताता? हमारा सिलेबस है ना हमारे पास, कितने टॉपिक हमने पढ़ने हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्टडी कहते हैं। और कितनी गहराई तक, जो तुम कह रहे थे कि डीप, ये डिपेंड करता है PYQ से। तो मैंने PYQ देख के ही आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो चाहे 2 साल बाद पढ़ो चाहे अभी पढ़ लो।
अच्छा, आप लोग कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हो? ट्यूशन या कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि आपकी जो लड़ाई है ना, ये युद्ध तो है, इस लड़ाई में कम से कम हम आपको 50% की क्या दे दें, सहूलियत। इसलिए तो पैसा दे रहे हो ना। मैंने खुद जब दृष्टि में कोचिंग किया था, यही सोच के तो मैं गया था कि मेरी जो लड़ाई है वो आधी हो जाए। टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो लड़ाई सच में आधी हो भी जाती है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस याद कर लेना है। केंद्रीकरण की पराकाष्ठा, भारत का गवर्नर जनरल, जो अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। कौन था ये? विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। फटाफट लिख लेना है इसको, विलियम बेंटिक। मूल प्रवृत्तियों को ही पकड़ते हैं बस, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्या है, इसमें बहुत है। और 1853 के चार्टर में हम लिखेंगे कि अब इसमें और चीज़ें हमने पहले लिख दी है ना, जैसे लॉर्ड मेघालय की भूमिका आएगी इसमें। लॉर्ड मेघालय इसमें तो है था 1853 के चार्टर में, ये चीज़ है। 53 में भारतीय सिविल सेवा का, भारतीय जो सिविल सेवा थी उसमें कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एंट्री, प्रतिस्पर्धा। ये इन प्रवृत्तियों को हम चार्टर के माध्यम से देखते हैं। ओके, तो आज हमारा उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण पूरा समाप्त हो गया। अब हमारा क्या बचेगा इसमें, कल की क्लास में उपनिवेशवाद का तृतीय चरण। आपको उपनिवेशवाद शब्द समझ में आया? आपको समझ में आया? उपनिवेशवाद शब्द नहीं आया समझ में? ध्यान से सुनो। उपनिवेशवाद को इनफॉर्मली अगर मैं आम भाषा में बोलूँगा तो है गुलाम बनाना। ठीक, समझ में आया? गुलाम बनाना। तो भारत को गुलाम बनाने के क्रम में इन्होंने 3 मेथड अपनाए अलग अलग समय में। ठीक, तो उपनिवेशवाद का ये द्वितीय चरण लिखा है ना मैंने, ध्यान से देखना जरा, अभी तुम नए हो ना। उपनिवेशवाद, इसके 3 चरण हुए थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण का समय था 1757 से 1813। दूसरा वाला जो चल रहा है हमारा 1813 से 1857, और जो नेक्स्ट चलेगा वो 1857 से लेकर टिल इंडिपेंडेंस तक चलेगा। ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, उपनिवेशवाद का मतलब क्या है? गुलाम बनाने का तरीका। और 3 देखो अलग अलग समय लिख दिए ना, इस समय में, इस समय में, इस समय में। गुलाम बनाने के मेथड अलग अलग होंगे। और एक बार गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ की संपूर्ण जो सिस्टम है, जो कंप्लीट सिस्टम है, उसी को इम्पैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं जब थर्ड स्टेप के उपनिवेशवाद पर आ रहा हूँ ना, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उपनिवेशवाद की तृतीय चरण की उद्देश्य क्या रहेगा। यहाँ पर उद्देश्य चेंज हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीय चरण का उद्देश्य क्या था, आपने वो क्लास छोड़ दी थी। मैंने ये सारी, हालांकि वीडियो में सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं, आपको देखना पड़ेगा ये, तब चीज़ें समझ में आएंगी ना ये। तो अब उपनिवेशवाद का जब हम तृतीय चरण देखते हैं, उसमें उद्देश्य अब चेंज होंगे। अब अभी तक उद्देश्य क्या था? भारत को विनिर्मित माल का क्या करना था? आयातक, और कच्चे माल का निर्यातक। ठीक, भारत में क्या हो गया था? औद्योगिकरण हो गया था। अब उद्योगिकरण के कारण भारत में बहुत बड़ी पूंजी क्या होने लगी? संचित होने लगी। क्या बोलते हैं उसको? इकट्ठी होने लगी। अब उनको क्या करना था? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब हम आएंगे उपनिवेशवाद का तृतीय चरण। यहाँ जो संचित पूंजी है उसका क्या किया जाएगा? निवेश। निवेश के क्रम में हम यहाँ पर होम चार्ज पड़ा था, होम चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अलग अलग क्रम में हम उसको देखेंगे। राजनीति में क्या परिवर्तन होगा? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो कल और परसों की क्लास में पूरा उपनिवेशवाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हमारा स्टार्ट हो जाएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की प्रथम चरण में हम क्या देखते हैं? जनजातीय और किसान आंदोलनों को देखते हैं। फिर हमारा ये 1857 की क्रांति आ जाएगी। फिर ये कांग्रेस की स्थापना से आगे को हम आज़ादी तक इसको खींच लेते हैं। इससे पहले का, हाँ भाई साहब जरा इधर देखो यार, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी क्या फ़ायदा। बताओ ज़रा, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पढ़ा था हमने, क्या क्या था उसमें टॉपिक, मेन टॉपिक फटाफट बताओ ज़रा। क्या कर रहे हो? बौद्ध धर्म यहाँ कहाँ से? 18वीं शताब्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ बौद्ध धर्म तो कुछ। आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया था ना हमने, कहाँ से किया था?
यार तुमको पढ़ने वढ़ने की आदत नहीं है शायद यार इतना। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अब जले ना, अब आया मजा। ये बोला, मैं बोला कि ये भी बोला। ध्यान था औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो 3 मतलब बताया था ना, औरंगजेब की डेड बॉडी थी, उसके ऊपर से 3 प्रकार के साम्राज्य बनाए होंगे। पूरी वो वाली फीलिंग आ रही है, सर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, ऐसे बोलना पड़ेगा ना तभी तो आएगा। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ था फिर? नहीं, ये तो उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में ही हो गया है ना। बंगाल, बिहार, अवध, बंगाल नहीं, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 3 अलग होते हैं। उत्तराधिकारी राज्य, मुगल परिधि साम्राज्य के बाहर के राज्य और विद्रोही राज्य, ये पढ़े थे। ये तो उत्तरार्ध पूर्वार्ध में थे। और उत्तरार्ध में क्या पढ़ा था? हाँ, कंपनियों का आगमन हो रहा था एक एक करके। स्टेप भाई साहब बताओ तो जरा, इसका सीक्वेंस बता सकते हो कौन कौन था पहले? सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच, लास्ट में वो डेनिस। चलो छोड़ो, धीरे धीरे करके। हाँ, फिर कंपनी कहाँ गई? बंगाल विजय की ओर। बंगाल विजय की पूरी समस्या आपको समझाई मैंने। फिर वहाँ प्लासी का युद्ध देखते हैं, उसके बाद बक्सर का युद्ध, फिर वहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली का आना, रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका। फिर हम उपनिवेशवाद में आ गए थे। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण था, उसका उद्देश्य क्या था? भारत में यथासंभव क्या करना था? व्यापार को बढ़ावा देना था, बस। हाँ, युद्ध में फिर राजनीतिक नीतियाँ पड़ी थी, वहाँ पर सारे उन युद्धों को देखा था जो अनिवार्य हो गए थे। वहाँ पर बहुत सारे युद्ध पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए ना। अगर इस चेन से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, हमेशा वही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एकदा सत्यम विप्राहा बहुधा वदंती, सुना है ये? मतलब एक सत्य को पंडित लोग हमेशा बोलते हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ कि फैक्ट क्या है? एक मछली है, उस मछली को कैसे पकड़ना है? वो फिसल जाती है, उसके लिए जाल होता है। जाल के लिए क्या है? उस जाल को बनाने के लिए आप मुझे क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो। धन्यवाद। बाकी सर में डालेंगे, फिल्म बन गई ऐसा।